ठीक है, हम लोग मीटिंग शुरू कर रहे हैं। शुभ संध्या। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के आज के इस बैठक में हम लोग आप सबों का स्वागत करते हैं। आइए हम लोग 1 मिनट का मौन प्रार्थना करने के पश्चात फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी पिछले 4 सालों से होम्योपैथी के क्षेत्र में नियमित दैनिक वेबिनार का आयोजन करते चले आ रहा है और इसी क्रम में हिंदी में भी इस तरह के सेमिनार आयोजन किए जा रहे हैं। आज के और इस क्रम में हम लोग नए स्पीकर्स आते हैं। आज के हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर मिनी मेहता है, जो पहले भी आ चुकी हैं और कई एक सेशन को अटेंड की हैं। ये पीजी हैं, होम है लंदन यूके से, बीएचएम से इन्होंने किया है दिल्ली से, और ये पैलिएटिव एंड सपोर्टिव केयर राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के ये फिजिशियन हैं। बहुत ही विशिष्ट इनका परिचय है। क्रॉनिक एक्यूट डिजीज बहुत ही तल्लीनता के साथ में करती हैं, पेशेंट के साथ बहुत ही समय दे करके दवा का विश्लेषण करती हैं। इंटीग्रेटिव मेडिसिन में भी उन्होंने विश्लेषण अधिक किया है। ये काफी होलिस्टिक मेडिसिन, इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी, पेन एंड पैलिएशन, सपोर्टिव केयर आदि क्षेत्रों में यह काम कर चुके हैं। आज ये हम लोगों के सामने में इंडोक्राइन ग्लैंड्स के विषय में लेकर के आ रहे हैं। डॉक्टर मिनी मेहता जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, आप इस मीटिंग में भाग लीजिए। मिनी मेहता जी, आप शुरू कर सकते। आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। एक मिनट सर, स्क्रीन शेयर कर रही थी। इसको लीव में ऐड नहीं हो रहा था, अभी हो गई है, आ गई है। इसको यहाँ से करना पड़ेगा। अभी नहीं स्क्रीन आ रही है मैम आपकी। अब आ रही है? नहीं मैम, आपकी सिर्फ वीडियो दिख रही है, हम लोग को स्क्रीन नहीं आ रही है। अब आ रही है? जी मैम आ रही है, दिख रही है स्क्रीन। ठीक है, फुल स्क्रीन अब हो गया? जी मैम हो गई स्क्रीन। जी मैम, स्लाइड शो में आ गई है। ठीक है मैम, थैंक यू। आज हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के लिए होम्योपैथिक मैनेजमेंट। एंडोक्राइन डिसऑर्डर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है आज के समय का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंसान के शरीर में होने वाली सारी चेंजेस और इम्पोर्टेंट इवेंट्स का। क्योंकि जैसे ही हम कुछ भी बोलते हैं, सोचते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज होता है तो वो हम अपने नर्वस सिस्टम से परसीव करते हैं, और उस परसेप्शन के बाद हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं उन सराउंडिंग्स को परसीव करने में, उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड देने में। The disorder of such glands makes imbalance in both physically as well as mentally. और बैलेंस और इम्बैलेंस, मान लो ठंड लग रही है या बहुत एक्सट्रीम ठंड है, बहुत प्रेशर फील हो रहा है, दुख फील हो रहा है, तो ये सब चीजें हमारे हार्मोन्स को स्टिमुलेट करती हैं, हमारे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती हैं हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए। एंडोक्राइन शब्द जो है ग्रीक वर्ड एंडोन से बना है, जिसका मतलब है इनसाइड, एंड क्राइन का मतलब है सेपरेट। एंडोक्रिनोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, और हार्मोन जो उसमें से निकलते हैं और उसके ज्यादा निकलने और या कम निकलने, हार्मोन कम प्रोड्यूस होने के वजह से जो डिसऑर्डर होता है बॉडी के अंदर। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन इल्स आर ट्रेसेबल टू डिसफंक्शंस ऑफ ग्लैंडुलर सिस्टम। ज्यादातर बहुत सारी बीमारियां जो है वो देखा जाए उनका कारण तो यह है कि हमारे ग्लैंड, जैसे लिवर भी तो एक ग्लैंड है, उनका फंक्शनिंग सही नहीं रहता। The most growth problems and many maladjustments of the child to its environment and even of the adult to his relationship and problems are related to in some degree to endocrine imbalance. बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसमें मान लो ग्रोथ सही नहीं हुई किसी की समय के हिसाब से,
और क्या कहते हैं उसका बिहेवियर, उसके एडजस्टमेंट, एनवायरनमेंट से, आसपास लोगों के रिश्तों में कोई बहुत ज्यादा बिहेवियर चेंज है तो वो उसका कारण काफी हद तक देखा गया है, कई बार हॉर्मोन्स पे छिपा रहता है। The human being is the unit of mind, body, spirit, and these are correlated with each other. So if one member is imbalanced, then the whole is affected to greater or less degree. माइंड बॉडी स्पिरिट में अगर माइंड आपका डिस्टर्ब है तो बॉडी में आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी। बॉडी डिस्टर्ब है, ओवरवेट हो गए, बहुत ज्यादा खाना खा लिया तो दिमाग स्लो हो जाएगा। और अगर आपकी स्पिरिट स्लो है, डर में हो या बहुत होपलेस हो गए हो तो माइंड और बॉडी आपकी दोनों खराब रह सकती हैं। तो ये देख करके हम कह सकते हैं कि माइंड, बॉडी और स्पिरिट आपस में एक दूसरे पे बड़ी इंटरडिपेंडेंट है। नर्वस सिस्टम में जो साइकोलॉजिकल लेवल जो है ना हमारा, वो रिफ्लेक्ट होता है हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर ही। और ऐसे ही हमारी फिजिकल बॉडी एथलेटिक है, बड़ी अच्छी बनाई हुई है, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका इफेक्ट भी हमारी साइकोलॉजी पे रिफ्लेक्ट होता है। नर्वस सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है कि आंखें बंद करके भी हम बता सकते हैं कि हवा तेज चल रही है, हमारी तरफ आ रही है या किस ओर से आ रही है। और हम बहुत से मैसेजेस समझते हैं और हम बहुत से मैसेजेस अपने एक्सप्रेशन से भी दे सकते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं अपने आउटर एनवायरनमेंट से। बट इट इज हमारा नर्वस सिस्टम जो है बहुत ही मतलब उसकी जो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है और बहुत सारी बीमारियां आसानी से हमारे नर्वस सिस्टम लेवल पे हमें अटैक कर सकती हैं अगर वो सही से मैनेज ना हो। The brain does not appear to know the difference between real or imaginary fears and tend to respond automatically through the hypothalamic feedback loop, which is built into endocrine system. हमारा ब्रेन ये समझ ही नहीं पाता कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम फीलिंग ले रहे हैं, वो रियल है, असली में प्रॉब्लम है या इमेजिनरी है। पर उसका जो रिस्पॉन्स होता है बॉडी को तैयार करने का, वो बिल्कुल रियल होता है। जैसे कि मान लीजिए पहले जब इंसान जो था जानवरों की तरह जब उसको शिकार करके खाना होता था तो कहते थे ना कि भाई भालू आ जाए या कोई ऐसे बड़ा शिकारी आ जाए तो कोई भी जानवर या इंसान भी ऐसे नाटक करता था जैसे वो मर गया है। तो किसी भी डेंजर सिचुएशन में फियर कैसे आप रिफ्लेक्ट करते हो, फाइट फ्लाइट और फ्राइट कैसे करते हो। तो ऐसे ही जब हमारी अब आज की लाइफ में अगर हम किसी भी डर को ऐसे परसीव करते हैं, मान लो नौकरी से निकल जाने का डर, ऐसा डर जो असली डर नहीं है उसको परसीव करते हो, धीरे धीरे हमारी बॉडी उस डर के रिस्पॉन्ड में हमारे पूरी बॉडी में चेंजेस लाती है हमें हेल्प करने के लिए। तो अगर आपके आसपास आप वहम के भी शिकार हो गए तो भी आप अंदर से बीमार होते चले जाओगे कि अगर आपको कोई फील कराए कि आपके आसपास नेगेटिविटी है, ये है वो है या कुछ बुरा होने वाला है, आपको नेगेटिव थिंकिंग किया जाता है तो आपकी बॉडी भी एज पर दैट रिस्पॉन्ड करने लगेगी और बीमारियां बनने लगेंगी, डिसऑर्डर्स होने लगेंगे आपको डेंजर की तरफ तैयार करने के लिए, जो कि एक्चुअली है ही नहीं। Fear and anxiety, whether real or imaginary, has an impact not only on the nervous system but will also affect endocrine system through hypothalamus pituitary axis. अब ये सब समझने के लिए आपको जो है ना ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी आंखों के बिल्कुल बीचों बीच जो जगह है, बिल्कुल उसके पीछे जाके हमारा ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस वहीं पास में है, पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि मेजर ग्लैंड है, जो सारे हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, सबको लीड करता है। The endocrine system is one of the main system of body for communication, control and coordinating body's work. कम्युनिकेशन के लिए, कंट्रोल करने के लिए कितना थायराइड प्रोड्यूस करना है, कितना टीएसएच बनेगा, कितना T3 T4 बनेगा और कैसा काम करने के लिए बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए, एंडोक्राइन सिस्टम हमारा इस चीज का ध्यान रखता है। इंटेलिजेंस है, दिस इज द इंटेलिजेंस ऑफ आवर बॉडी। एंड होम्योपैथी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एंडोक्राइन डिसऑर्डर फॉर क्यूरेटिव as well as preventive purpose with the help of highly dynamized homeopathic medicine. होम्योपैथी देख के हम अगर जेनेटिकली देखते हैं कि किसी को, कुछ बच्चे को हार्मोनल डिसऑर्डर है, मान लो थायराइड उसकी मदर को था पूरी टाइम पे, तो हम उसको ऐसे मेडिसिन दे सकते हैं कि आगे उसको लाइफ में वो वैसा पेशेंट ना बने। हमारे पास बहुत सारे नोट्स हैं। और क्योरेटिव भी ऐसे कि अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई लेडी है, बहुत वर्कलोड है, ओवरवेलमिंग है, काम ऑफिस में भी और घर में भी उसको थायराइड के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमारी हाईली डायनेमाइज इंडिविजुअल मेडिसिन जो है हेल्प कर सकती है उसको ये बैलेंस सेट करने में। एंडोक्राइन डिसऑर्डर की क्लासिफिकेशन एंडोक्रिनोलॉजी में कंसर्न करती है उसकी वो कहाँ बनता है, उसकी सिक्रीशंस क्या है और उसके हार्मोन के एक्शन क्या है।
अगर कोई बीमारी किसी ग्लैंड में बन रही है तो उस बीमारी को कहते हैं प्राइमरी प्रॉब्लम। जैसे कि अगर ग्लैंड में प्रॉब्लम, लिवर में ही बीमारी है तो ये प्राइमरी डिजीज है। और अगर किसी और कैंसर की वजह से कोई सिक्रीशन खराब है तो इसको कहते हैं सेकेंडरी एंडोक्राइनल फंक्शन डिसफंक्शन। क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हार्मोन्स एक्सेस में रिलीज हो रहे हैं तो प्राइमरी ग्लैंड ओवर प्रोडक्शन है, और एक सेकेंडरी या एक्सेस ट्रॉफिक सब्सटेंस, हार्मोन की कमी है तो प्राइमरी ग्लैंड फेलियर हो रहा है। सेकेंडरी टू डेफिशिएंट ट्रॉफिक हार्मोन, हार्मोन की हाइपर सेंसिटिविटी है तो फेलियर ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन है, या टारगेट ऑर्गन ओवर एक्टिविटी है या हाइपर सेंसिटिविटी है। हार्मोन रेजिस्टेंस है, फेलियर ऑफ एक्टिवेशन ऑफ हार्मोन, फिर टारगेट ऑर्गन रेजिस्टेंस। नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर्स, मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स आर हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ओबेसिटी, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस विच इज जो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है आजकल। ये तो हम सभी देख रहे हैं नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर्स कि लोगों को सबको डायबिटीज है और ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, हड्डी झड़ रहा है, बिल्कुल कैल्शियम झड़ रहा है, हल्का पतला हो रहा है, हल्की हल्की हड्डी हो रही है, मोटापा। So to be a good endocrinologist is it is essential, it is necessary to have थॉरो नॉलेज होनी चाहिए आपको कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैंड्स क्या है, उसके अरेंजमेंट क्या है और नर्वस सिस्टम से उसका क्या रिलेशन है। कॉम्प्रिहेंशन फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स अच्छे से पढ़िए, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो आपको पहले अगर इसको अच्छे से समझना है तो आप चाहे तुरंत क्लास के बाद इसका डायग्राम, इसकी एनाटॉमी आप अगर देख लेंगे 5-10 मिनट में तो आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। A knowledge that the maintenance balance between sympathetic and parasympathetic division। हम हॉर्मोन्स को पहचानते कैसे हैं, भूख कैसे लगती है, प्यास कैसे लगती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है एक हमारा और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो हॉर्मोन्स भी क्रिएट आपका बैलेंस करते हैं। सिंपैथेटिक क्या है कि भाई जो दिन में आपने खर्चा किया, और पैरासिम्पैथेटिक आप रात में जो सोए उसको जो हम बैलेंस करते हैं। तो जो लोग सोते नहीं है उनकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनकी रेस्ट रिकवरी नहीं होती, तो धीरे धीरे जो है उनकी कार्डियक हेल्थ, किडनी हेल्थ सब खराब होने लग जाती है। इसलिए रेस्ट करना, सोना बहुत जरूरी है। The recognition that the intricate vital life process of body over which we have no control, such as regulation of normal growth and development, digestion, absorption। जैसे लोग अब क्या करते हैं, बच्चों को इतना पढ़ाने लगे हैं, इतनी क्लासेस लगा दी है कि 11-12 साल के बच्चों की नींद इतनी डिस्टर्ब है, वो जब बच्चा सोएगा ही नहीं, रेस्ट ही नहीं करेगा, तो आप चाहे उसको मल्टीपल क्लासेस ज्वाइन करा दीजिए, उसका वो धीरे धीरे मोटा होने लगेगा, उसको डिजीज होने लगेगी, कोई भी हार्मोनल बैलेंस आराम से उसको घेर सकता है। In any endocrine disorder which is coming to a homeopathic physician, first our duty to know whether the case is curable or incurable. If the case is curable, there is no irreversible pathological changes. Is there, then there must have some curative indication which helps to select similar। कोई भी केस आ जाता है हार्मोन इम्बैलेंस का, सबको ये मत बोल दीजिए कि हाँ होम्योपैथी सब ठीक कर देगा। पहले देखिए कि अगर इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं, तो हो चुके हैं, तो इतना ये केस रिवर्सिबल नहीं है, तो आप इसको सिर्फ पैलिएटिव क्योर केयर ही दे सकते हैं, सपोर्टिव केयर ही दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी इतना स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है तो आप जो है कुछ सिम्टम्स रिवर्स करके उसे बेटर भी कर सकते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है आपके अप्रोच के लिए कि ऐसी मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे आप। एवरी केस हैज यूनिक कैरेक्टर। We must follow homeopathic principle. Note down the peculiar symptom of patients both in mental and physical aspects. With the help of individualistic symptom, we choose the correct medicine which act in constitutional level and make the patient healthy in all ways। हमें हर पेशेंट को अलग समझना है, ये नहीं सोचना कि भाई नहीं ये तो थायराइड है, इसको मैडम को थायराइडिनम दे दो और ये दे दो और वो दे दो, नहीं। हर केस को अलग से समझना है, पूरा केस लेना है, समझना है कि बीमारी कब से शुरू हुई थी, क्या था, क्या सिचुएशन थी, क्या खाता है पेशेंट, की डाइट कैसी है, इसका मेंटल बिहेवियर कैसा है, इसका चलना फिरना कैसा है, और फिर जो उसके इंडिविजुअलाइज सिम्टम होंगे उससे करेक्ट मेडिसिन आपने चूज करनी है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर जो किसी ग्लैंड के डिस्फंक्शन की, जैसे ब्रेस्ट ग्लैंड है या वो लिवर है, तो और आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लैंडुलर प्रिपरेशन, दीज कंडीशंस कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ज्यादा हेल्प करती है। डॉक्टर हेरमैन ने कहा है कि हर केस को आप फॉलो करो और चेक करो इसमें माइजमेटिक बैकग्राउंड क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, माइलस्टोन सही हुए थे कि नहीं थे,
इस इंसान के पास हिस्ट्री क्या है, क्या ट्रॉमा रहा है, इसमें फिजिकल है, मेंटल ट्रॉमा क्या है, मेंटेनिंग कॉज तो नहीं है कोई इसके अंदर। तो ये अच्छे से ये सब चीजें रिकॉग्नाइज करके ही आप सही रेमेडी में पहुंच सकते हो। और होम्योपैथिक एंडोक्रोनिक क्राइन डिसऑर्डर जो है वो एक्सेस ऑफ हार्मोन और डिमिनिश सिक्रीशन, इन दोनों की वजह से हो सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ग्लैंड की वजह से भी हो सकता है। पर होम्योपैथी देखती है कि मेन कॉजेज माइजम, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट्स देखते हैं हम, देखते हैं कहीं इसकी हेरिडिटरी टेंडेंसी तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं कि कोई बीमारी दबी हुई है, सप्रेशन ऑफ किसी बीमारी का ऐसे कोई ट्रीटमेंट था, कोई कराया कि ब्रेस्ट ग्लैंड में कोई दिक्कत थी, कोई इरप्शन आ रहे थे उसको सप्रेस कर दिया है। मेंटेनिंग कॉज क्या है, बहुत स्ट्रेस तो नहीं चलता है, इसके ऊपर 4 लोगों का काम है ऑफिस में, या बड़ी जल्दी जल्दी एग्जाम होते हैं, एग्जाम से डर लगता है, बहुत पेपर देने पड़ते हैं, या कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, पुराना पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, कुछ है। ये सब जानना बहुत जरूरी है होम्योपैथी के हिसाब से। होम्योपैथिक अप्रोच क्या है टुवर्ड्स एंडोक्राइन डिसऑर्डर? प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स देखनी है, जिसमें आपने देखनी है कि प्रॉब्लम कहाँ है, सेंसेशन क्या है पेशेंट को, कब बढ़ती है, कब घटती है, और कॉन्कॉमिटेंट्स क्या है, पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, पास्ट हिस्ट्री, पर्सनल, फैमिली हिस्ट्री, कॉजेशन क्या है, एक्साइटिंग कॉज क्या है, फंडामेंटल मेंटेनिंग कॉज क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन आपको करना आना चाहिए, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना आना चाहिए, तभी तो आप स्पेशल सिम्टम निकाल पाओगे जब आप जनरल सिम्टम्स में परफेक्ट होगे। इन्वेस्टिगेशन उसकी क्या है, कितना पैराथायराइड है, कितना T3 T4 है, क्या क्या टेस्ट आपने उस पेशेंट के कराए, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट क्या क्या होनी चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर इन होम्योपैथी। Homeopathic medicine helps to cure as well as preventive purpose in endocrine disorder. In case of strong family history or hereditary tendency of any endocrine disorder, homeopathic constitutional medicine और miasmatic medicine help करती है बीमारी को जड़ से निकालने के लिए। Causation क्या है, ये बहुत ही important है। केस लेने में causation क्या रही? If endocrine disorder due to emotional or mental disturbance and there are no obstacles that go through classical method, that is totality of symptoms. अब जैसे क्या है कि आप कार्सिनोसिन दोगे किसी बच्चे ने आपको, लड़के ने बताया कि भाई सब कुछ सही था, फिर मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरे 2 छोटे भाई भी थे, मेरे डैडी की डेथ हो गई, तो एकदम से बिजनेस भी था, तो मुझे अपनी पढ़ाई छोड़ के बिजनेस संभालना पड़ा। तो ऐसे ज्यादातर ऐसे केसेस में, हर केस में नहीं, ज्यादातर ऐसे केस में आप निकालोगे तो कार्सिनोसिन कुड बी द मेडिसिन। सडनली उसके ऊपर आया, क्या सिचुएशन थी एंडोक्राइन डिसऑर्डर में, आपने देखा क्या इमोशनल मेंटल डिस्टर्बेंस थी, और अगर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है तो आप जो है टोटलिटी ऑफ सिम्टम से जाओ। अगर आपको नहीं लगता कि कोई इवेंट हुआ है, तो चाहे आपकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेकिन एटरम्यूड दवाई आ रही हो, वो ट्रीट करेगा। If the endocrine disorder due to long history of suppression and there will be obstacle at that time, go with organ remedy along with nutritional guidelines and use of herbal tinctures as support. अब कोई ऑर्गन ही वीक हो गया किसी वजह से, कि बचपन से क्या था कि इतना इन्फेक्शन हुआ, इतने एंटीबायोटिक चले, लिवर ही खराब हो गया, इतने एंटीबायोटिक चले, तो आप हो सकता है चैलिडोनियम वाला टिंचर आपको चलाना पड़े। बहुत सारी दवाइयां दे रहे थे जी, HCQ चलाई थी, ये था, तो उस वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई थी। Homeopathic medicine makes a person healthy in all aspects. If the person is mentally healthy, then physical symptoms is also decreased day by day. Homeopathic medicine affects psychosomatic level. Homeopathic medicine acts during intrauterine life and helps to prevent hereditary dysplasia and deformity. As, for example, sulfur, which acts as constitutional medicine and helps to newly born healthy child when it is given to the pregnant mother. अब अगर ये भी कहा गया है कि अगर आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को आप सल्फर की एक डोज दो, तो दैट हेल्प्स इन वाइपिंग अवे कि जो भी आपका हेरिडिटरी डिजीज आ रही होती है बच्चे के अंदर, तो वो चांसेस होते हैं कि द चाइल्ड इज बॉर्न वेरी हेल्दी। बट इंट्रायूट्राइन हिस्ट्री लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा पैदा हुआ है, उसका थायराइड लेवल ज्यादा है, या अगर मदर को पूरी प्रेगनेंसी के अंदर थायराइड था, तो ये सारी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और होम्योपैथिक मेडिसिन अगर पोस्ट डिलीवरी मदर को लैक्टेशन के टाइम पे दी जाए, तो बच्चे में भी अगर कोई भी डिसऑर्डर होता है तो इट गेट्स वेल। आई नो अ लेडी कि जिसको थायराइड, उसका TSH 145 था और वो प्रेग्नेंट हो गई। उसको डॉक्टर्स ने कहा कि भाई 3rd मंथ में या आप ना इसको क्या कहते हैं अबॉर्ट कर दो, कि नाक की हड्डी नहीं बन रही है।
तो पर वो बहुत जिद्दी थी, उसने बोला नहीं मैं नहीं अबॉर्ट करूंगी, और देन वी स्टार्टेड हर ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट किया तो पूरी प्रेगनेंसी, उन्होंने बताया पूरी प्रेगनेंसी निकलेगी ही नहीं, क्योंकि इतनी दवाई के बाद भी उसका 145 था, बट उसकी डिलीवरी नॉर्मल हुई। वो बच्चा हालांकि ज्यादा वेट का हुआ, पर उसकी नाक ठीक थी, एवरीथिंग, ऑल ऑर्गन्स वर फाइन। यस, आज वो 13 साल का जब हुआ है तो ही was diagnosed with a little bit of thyroid, but things went, जो इवेंट था, जो डिलीवरी थी, वैसे इंटेलिजेंट है बच्चा वो, नहीं तो उनको डॉक्टर ने कहा था मंदबुद्धि होगा, ये होगा। तो ये सारे, अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन चलाते हैं तो वी कैन गिव अ बेटर आउटकम to our patients, and we can help them to live a healthy life. डाइट और रेजिमेंट स्पेशल केसेस ऑफ क्रॉनिक डिजीज में एंडोक्राइन डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। Those whose sexual powers are low in case of infertility should limit themselves eating young yolk chicken and eggs. लेडीज जिनको कम मेंसेस होते हैं, पीसीओडी है, उनको ज्यादा गर्म चीजें जैसे कि दालचीनी और लौंग, ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए, कड़वी चीजें। हमको ना होम्योपैथिक डॉक्टर होते होते थोड़ी सी नॉलेज न्यूट्रिशन की, आयुर्वेदिक फॉर्म ऑफ मतलब कि जो नॉलेज है ना, जिसमें कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हर्ब्स एंड दीज सिनेमन क्लोव्स बॉडी पे क्या असर करता है, कड़वे जो फोर टेस्ट है उसका क्या इफेक्ट होता है, ये जानना बहुत अच्छा रहता है मैनेजमेंट करने के लिए, पेशेंट को बताने के लिए। Ideal and natural harmless food in chronic disease: good wheat bread or rye bread with cow's milk and fresh butter, little salt. Avoid unhealthy localities, marshy district, houses and cellars. भाई अब डैम्प एरिया में नहीं रहो, आपके आस पास सीलन नहीं होनी चाहिए, ये सब अनहेल्दी, कीचड़ बदबू वाली जगह, नाले के पास रहना, ये सारी चीजें जो है ये ऑब्स्टेकल है। आपने सुना ही होगा, गंदे नाले वाले के पास अगर किसी के घर लोकेलिटी होता है तो उनके फ्रिज और एसी भी इतनी जल्दी खराब हो जाते हैं, तो बॉडी का तो सोचो क्या इफेक्ट आता हो। In case of goiter, must avoid goitrogen substances like cabbage, cauliflower, and they should take iodine food like sea fish, sea salt, cod liver oil. According to WHO, iodine requirements in adult is 150 micrograms, and during pregnancy 250 mcg per day, which prevents goiter, cretinism, neonatal hypothyroidism. तो ये मैनेजमेंट भी कुछ एरियाज में जहाँ पे ज्यादा प्रेवलेंट है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, वहाँ पे आप मैनेजमेंट दवाई के साथ बताओगे तो रिजल्ट और अच्छा होगा। Importance of investigation of endocrine disorder in homeopathic management plays very important. हमें इन्वेस्टिगेशन भी करानी, क्यों? ताकि ये देखने के लिए कौन सा ग्लैंड इफेक्टेड है, क्या रेंज है, आपकी दवाई का क्या असर हो रहा है, हार्मोन सिक्रीशन ज्यादा है या कम है, और कितनी एब्नॉर्मेलिटी है, ये केस क्योरेबल है, इनक्योरेबल है, केस कैसा चाह रहा है आगे, उसकी डाइट मेंटेन करने के लिए आपको इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत जरूरी है। अब डॉक्टर H.A. रॉबर्ट्स के एक स्पेसिफिक चैप्टर में एंडोक्राइन डिसऑर्डर के ये कुछ थेरेपेटिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब जैसे पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं लोगों को पेनक्रिएटिक डिसऑर्डर की वजह से, तो उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ बहुत अच्छे से हमारी बार बार मतलब ज्यादातर देखी गई कि कॉन्स्टिट्यूशनल लो या सिम्टोमेटिक लो तो यूज होती है और बेटर रिलीफ देती है। उसमें है लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस एंड काली ग्रुप की सारी मेडिसिन। तो इसके पीछे अब इसकी मेंटेलिटी क्या है? काली ग्रुप तो ड्यूटीफुल होता है, लाइकोपोडियम डज नॉट वांट टू टेक ड्यूटी, फॉस्फोरस का अलग है। तो मेंटल सिम्टम्स का फिजिकल आप सेट करके आप इफ यू विल टेक अ केस यू विल डेफिनेटली फाइंड इट हेल्पफुल। ग्लाइकोसूरिया में फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड, डायबिटीज में काली एसेटिकम, एक्सोप्थेल में गोइटर में काली आर्स, गोइटर विद एट्रोफी ऑफ टेस्टिस एंड मेमे। आजकल तो इनफर्टिलिटी के इतने केसेस हैं, और काली आयोड, ये सब मेडिसिन आपकी एंडोक्राइन अगर आप सिस्टम ट्रीट कर रहे हैं तो आपको ये सब मेडिसिन आपकी अच्छी होनी चाहिए, टिप्स में होनी चाहिए। ग्लैंडुलर ट्रबल्स फॉलोइंग वैक्सीनेशन एंड इन हॉजकिंस डिजीज लाइक स्वेलिंग फॉलोज बाय ब्लोज, चोट लगने के बाद स्वेलिंग रह जाना, कट और ब्रूजेस एंड व्हाइट म्यूकस सरफेस हो तो काली म्यूज हो आप। सप्यूरेटिव टेंडेंसी टू ग्लैंडुलर सिम्टम्स, इंड्यूरेटेड टेंडेंसी टू ग्लैंडुलर सिम्टम्स रहते हैं, जैसे ब्रेस्ट का है, सिलीशिया हो गया, कैलकेरिया का सारा ग्रुप हो गया, ये सारी चीजें हैं। द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स विद देयर थेरेपेटिक इंडिकेशन। अब डिजीज देखते हैं कॉमन एंडोक्राइन डिजीज क्या है और उनकी क्या इंडिकेशन होते हैं और क्या क्या दवाइयां उस पर काम आती है। जैसे डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड, इन्फेंटाइल हाइपोथायराइडिज्म जिसे कहते हैं क्रेटिनिज्म,
It is a condition resulting from varying degrees of thyroid deficiency in fetal or early neonatal life and characterized by retarded development, particularly margin, skeletal and central nervous system. दांत नहीं निकल रहे, डॉक्टर साहब ये हो तो गया है 1 साल का, 6 महीने के बच्चे के कपड़े आते हैं इसको, और खाना पीना अच्छे से नहीं खाता, रोटी नहीं चबाता, उल्टी कर देता है। तो आप अगर सिम्टम्स देखो, अगर उसको लीनिया नेजालिस है और उसकी आंखें, अगर छोटा बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी सन सेटिंग आईज है, आपको लगता है कि आप बुलाते हो तो वो आपकी तरफ देखता नहीं है, एकदम से आंख उसकी गिर जाती है, आधी आंख जैसे आधा सूरज डूबा हो। तो एक्यूजा इज द मेडिसिन। इडियोसी विद फ्यूरोर एंड इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ा बच्चा है। एनाकार्डियम एब्सेंट माइंडेड बच्चा है, बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, समझ नहीं आता उसको, याद नहीं रहता। और चाइल्ड, अगर बच्चा बहुत बैशफुल है और उसको जो भी कोई घर में आता है उससे मिलना नहीं चाहता, छुपता है, पराइटा कार्ब आप दे सकते हो, ये भी हेल्प करता है थायराइड ग्लैंड डिजीज में। और एक बच्चा जो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है, भागता दौड़ता रहता है, किसी को काट लेता है, इम्बेसाइल है, बिल्कुल फीबल माइंडेड आपको लगता है, वो को हेल्प कर सकती है। और देन एवरीबॉडीज फेवरेट थायराइडिनम ट्यूबर है, ऑल्टरनेटली विद रेस्टलेसनेस, कभी बिल्कुल चेंजेबिलिटी है और कभी उदास हो जाता है, कभी हाइपर हो जाता है, और जरा सा कुछ सुनाने पे या जरा सा कुछ उसको डांटने पे बहुत ज्यादा उसका इरिटेबल रिस्पॉन्स आता है, और मीठा बहुत पसंद करता है ये बच्चा। और इसके क्या क्या आप देखोगे, रेड लिप्स होते हैं, एकदम लिप्स आपको रेड दिखेंगे, हाथ पैर एकदम ठंडे मिलेंगे, तो थायराइड और थायराइडिनम इज दी इंडिकेटेड मेडिसिन। सिंपल नॉन टॉक्सिक गोइटर, एनी नॉन मैलिग्नेंट, जो कैंसरस नहीं है, ऐसी थायराइड एनलार्जमेंट unassociated with hypersecretion of thyroid hormones constitute a simple non-toxic goiter. इसमें भी आप थायराइडिनम अगर इंडिकेटेड है, अगर सॉफ्ट है गोइटर, तो आप थायराइडिनम दे सकते हैं। काला सा पतला सा आदमी है, खूब खाना खाता है लेकिन शरीर में लगता नहीं है, और एकदम एक्टिव सा, तेज तेज चलना, और बहुत बिल्कुल आपको अलर्ट सा दिखेगा, आयोडीन आप दो, बड़ी जल्दी भूख लगती है, भूख कंट्रोल नहीं होती। और फैट एंड फ्लैबी लुकिंग पेल सब्जेक्ट, जो सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, हाथ पैर एकदम गद्दे गद्दे सॉफ्ट सॉफ्ट से, मॉइस्ट ठंडे, कैलकेरिया कार्ब आप दे सकते हो। और अगर ये सारी दवाइयाँ आपके लिए लग रही है, आपको पेशेंट दिख रहा है बहुत वीक है और एसिड फ्लो के सिम्टम्स आप देख सकते हो कि आप केस लो तो सिम्टम्स एसिड फ्लो होते हैं, फ्लोरिक एसिड आल्सो हेल्प, और स्पॉन्जिया तो हेल्प करेगा व्हेन द गोइटर इज हार्ड। Non-suppurative acute or viral thyroiditis, an acute non-suppurative inflammation of thyroid gland, usually related to onset onset of and relatively of sudden onset, associated with constitutional disturbance and sometimes transient hyperthyroidism in initial stages. कभी कभार क्या है कि मोटे से पतले हो गए या जेनेटिक उसकी वजह से चेंजेस की वजह से सडनली किसी इंसान में चेंज आए, तो आप मेडिसिन दे सकते हैं उसको। देखिए, अगर वो ग्रेव्स डिजीज है, एड्रीनलिन 3x आपकी काम आ सकती है। सर्विकल ग्लैंडुलर इन्फ्लेमेशन है, इट इज सुटेबल व्हेन अटैक इज एक्यूट एंड वेरी पेनफुल, बेलेडोना काम आ सकती है। आयोडीन आप दे सकते हो, द रेमेडी इज एप्लीकेबल टू स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड अबाउट नेक दैट आर लार्ज, पेनलेस एंड स्लगिश, बहुत हार्ड है, पेनलेस है। इट इज स्पेशली यूजफुल इन गोइटर व्हेन देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रीदिंग, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही हो। ब्रोमीन दे सकते हैं अगर गोइटर बहुत हार्ड है और इन इलास्टिक स्वेलिंग है, मूवेबल नहीं है, हार्ड है। कैलकेरिया फ्लोर दे सकते हो, ग्लैंडुलर इन्लार्जमेंट वेयर द हार्डनेस इज प्रोनाउंस्ड, बहुत सुपर हार्ड। फ्यूकस जो है आप दे सकते हो, जिनकी आंखें भी बाहर आ रखी हो, ये भी सिम्टम हो, सारे गोइटर के सिम्टम्स के साथ। और आइडोथायरीन, दिस रेमेडी अफेक्ट्स मेटाबॉलिज्म एंड रिड्यूसेस वेट। Lepis albus, again a very useful, very popular remedy to treat goiter, diarrhea with anemic symptoms and increased appetite, elastic swollen gland. लेपिस और कैलकेरिया में यही फर्क है कि उसमें बहुत सारे लेपिस में छोटे छोटे बहुत सारे वो होंगे ग्लैंड, क्लस्टर में भी हो सकते हैं, बहुत भूख लगेगी, एपेटाइट ज्यादा, जबकि कैलकेरिया फॉर्म में हार्ड ग्लैंड एनलार्जमेंट होता है। Lycopus virginicus of use in exothelmic goiter where there is protrusion of eyes and simultaneous palpitation के साथ आंखें बाहर हो, तो लाइकोपस भी काम बहुत अच्छा काम करता है। फ्यूकस और लाइकोपस दोनों। अब आप देखो कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, कैसे बच्चे पैदा होते हैं, कैसे गला उनका ऐसे एनलार्ज सा होता है, और ये
बड़े लोगों में आपने बहुत देखा होगा, एडल्ट हाइपोथायराइडिज्म में ऐसे पैर होते हैं, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट है ऐसे, और क्या है उसमें स्वेलिंग रहेगी, खुजली रहेगी, इचिंग रहेगी बहुत ज्यादा, इनकी किडनी में भी ट्रबल रहती है, यूरिन में। डिजीज ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड, hyperparathyroidism, it is a condition in which there is increased secretion of para hormone causing a disturbance, calcium balance में disturbance हो जाती है, decalcification होती है bones की, और muscular wasting and weakness, कमजोरी हो जाती है, muscles नहीं होते। तो ऐसे में फॉर ट्यूमर्स, या ट्यूमर्स गांठें बन जाती है, कैलकेरिया फ्लोर, कार्बो एनिमिलिस, फोनियम, हाइड्रेक्सिस एंड आर्सेनिक, जिसके सिम्टम्स ज्यादा डोमिनेट करेंगे, जिस रेमेडी के आप ये इनमें से आप मोस्टली ये इंडिकेट होती है, मेडिसिन दे सकते हैं। और अगर मेरास्मस है तो कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया आयोडाइड, कैलकेरिया कार्ब, नेट्रम्यूज, सल्फर, हिपरसल्फ, ये मेडिसिन दे सकते हैं। और रीनल कैल्कुलाई की जो टेंडेंसी है सबको पता है, बर्बेरिस वल्गेरिस, लाइकोपोडियम, सारसापेरेला, कैलकेरिया कार्बन, वेलेडोरा, जिसके भी सिम्टम्स ज्यादा इंडिकेटेड है, आप केस देने के बाद पता चलता है, उसके रेगुलर देने से जो है पेशेंट को बहुत बेनिफिट होता है, उसकी टेंडेंसी टू फॉर्म दैट कैल्कुलाई में रिड्यूस इन कोर्स ऑफ टाइम। Hypoparathyroidism, tetany, it is the condition produced as a result of डिमिनिश्ड पैराथायराइड एक्टिविटी, पैराथायराइड ग्लैंड की कम एक्टिविटी की वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं कि मसल्स में स्पाज्म, नर्वस सिस्टम रहता है, ड्यू टू ब्लड में कैल्शियम लेवल डाउन आएंगे। तो ये इस प्रॉब्लम के, इस एकदम सडनली मसल स्पाज्म, पेन के, कैल्शियम लेवल डाउन होने के पे जो सिम्टम्स आते हैं पेशेंट के, ज्यादा एडिसन डिजीज में हम आर्सेनिक देंगे, अब उनको देंगे। इट इज मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी टू अरेस्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज ऑन द फॉलोइंग इंडिकेशन: नर्वस डिप्रेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन, पेट में जलन, कमजोरी लगती है, बहुत बेचैनी रहती है, पैल्पिटेशन होती है, उल्टी की फीलिंग रहती है, स्किन पे ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स हो गए हैं, और ऐसे सिम्टम आपको मिलेंगे कि स्किन डार्क हो रही है बॉडी में। पहले आप देखो जी, हाथ हमारे जो है डॉक्टर, हमारे हाथ और पैर डार्क हो गए, बाकी बॉडी अंदर की बिल्कुल कलर फेयर है उसका। तो एंटिन क्रूड, नाइट्रिक एसिड, फीकल कॉज, पाइजीलिया हैव द इंडिकेशन ऑफ ब्राउन स्किन, जो कि इंडिकेशन इंडिकेटेड है एडिसन डिजीज के लिए। अर्जेंटम नाइट्रिकम इज आल्सो प्रिंसिपल रेमेडी व्हेन द सिम्टम्स आर लॉस ऑफ एपेटाइट। पेपर आने वाले डॉक्टर्स को डिप्रेशन से हो गया, जिसका पेपर होता है, भूख नहीं लगती, इसको हाथों पैर में दर्द होता है, लूज मोशन लगने लग जाता है, क्योंकि क्या है, वो हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स हो जाता है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम इज इंडिकेटेड रेमेडी। Cushing syndrome, it is also a condition of virility in females or a feminism in males, जिसमें कि क्या इम्बैलेंस हो जाता है, लड़के लड़कियों की तरह, लड़कियां लड़कों की तरह लगती है, मोटापा हो जाता है, सेक्सुअल फंक्शन डाउन हो जाता है, और शुगर बढ़ी हुई है, मोटापा है। तो इस सिंड्रोम में ज्यादा अच्छी जो इंडिकेटेड मेडिसिन आती है, ज्यादातर वो आती है कैलकेरिया आर्ट, अमोनियम ब्रोमाइड, थायरॉइडिनम, हाइडोथायरीन, एंड अगेन एड्रीनलिन। एडिसन डिजीज देख लो क्या होता है, कैसा रहता है लड़के लड़कियों में, एक तो दोनों का रंग काला हो रहा है आधी बॉडी का कहीं कहीं से, और एंजाइटी रहता है, लो मूड रहता है, कुछ करने का दिल नहीं करता, ज्यादा हर खाने की चीज में ज्यादा जो है अपना नमक डाल के खाते हैं, पिगमेंटेशन है बॉडी में, पैचेस है, पेट में दर्द रहता है, कमजोरी रहती है, एग्जॉस्शन रहती है, मसल में क्रैम्प्स रहते हैं, ठीक है ना, कुछ भी सही नहीं रहता। तो एडिसन डिजीज के सिम्टम्स है सारे, तो आपको पहले ही बता दिया कि क्या क्या मेडिसिन इंडिकेटेड हो सकती है। फिर भी सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप जो है पेशेंट को प्रीजडिस ना होके पूरा केस लो और पता करो कि व्हाट आर द ऑब्वियस रीजन, कैसे किस टाइम से ये सारे सिम्टम आने शुरू हुए, उस टाइम क्या माइलस्टोन था लाइफ का, क्या इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, क्या फेलियर हुआ था, वहां से लेकर के सिम्टम और मेडिसिन दोगे तो पेशेंट विल डेफिनेटली गेट क्योर। और ये नेक्स्ट जो है फोटो बनाई है कशिंग सिंड्रोम वाली है, जो बच्चे, जो लेडीज ऐसे है, नील पड़ रहे हैं हाथ पैर पे, पेट इतना निकला हुआ है, टांगे थाइयां है ही नहीं, थाई पतली, बाजू पतली, देखे ना लोग ऐसे जीन पहन के रखते हैं, टांगे पतली, पेट लटका हुआ एकदम, और पीछे हम्प बना हुआ है, लेडीज को सबसे ज्यादा दिखेगा आपको, पीछे ऐसे हम्प सा बना हुआ, बफेलो हम्प, और पेंडुलस ऐसे लटका हुआ है, एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन लटका हुआ है, तो इसे कशिंग सिंड्रोम कहते हैं। ऐसे आसानी से देख के पहचानने वाली बात है।
केंट रिपर्टरी के हिसाब से देयर आर फ्यू इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन डिसऑर्डर विद देयर थेरेपेटिक। गॉइटर के लिए जो केंट ने इम्पोर्टेंस दी है वो है कैलकेरिया का स्पॉन्जिया। मैडम आपकी स्लाइड शेयर नहीं हो रही है। ओके, अब हो रही है? वो लास्ट हो रही थी। पहले हो नहीं, अभी तो आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अच्छा, एक सेकंड। हाँ मैम आ रही है स्क्रीन। हाँ अभी विजुअल नहीं। ये पिक्चर आ रही थी उसमें नहीं पहले तो नहीं आ रही थी अभी। ये एडिसन डिजीज की पिक्चर पहले ये आ रही थी, ये देखा है आपने? Yes, now it is visible. You can continue. हाँ, तो फर्स्ट ये आप एडिसन डिजीज का देखिए। पिगमेंटेशन होती है, स्टमक पेन है, वेट लॉस है, वीकनेस होती है, मसल क्रैम्प है। तो एडिसन डिजीज के ये सिम्टम्स हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या मेडिसिन इंडिकेटेड बताई थी? आर्सेनिक, एंटिग्रूड, नाइट्रिक एसिड, सीकेल, स्पाइजीलिया। डार्क पिगमेंटेशन ऑफ स्किन की प्रॉब्लम यंगस्टर्स में आप देखोगे ना कि ये डार्क हो रही है स्किन, वीकनेस रहती है, जेंटम नाइट्रिकम। और वही कुछ एक कैलकेरिया कार्प टाइप होते हैं जो मोटे हो जाते हैं बच्चे, बिल्कुल मोटे, खाना पीना खाना, पेट इतना बड़ा, हाथ पैर पतले। तो वो जो है कशिंग सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों में ज्यादातर मैं आपको मेंटल लेवल बता देती हूँ, दे लैक लॉस ऑफ लव फ्रॉम पेरेंट्स। कई बार क्या होता है, कुछ सिंगल पेरेंट्स के बच्चे होते हैं या जिनके घर में बहुत पैसे की तंगी होती है, या उन्होंने सुना होता है, देखा होता है, या किसी एक पेरेंट का प्यार नहीं होता। तो कैलकेरिया, अमोनियम ब्रोमाइड, थायराइडिराम, आइडोथायरीन, एड्रीनलिन, ये मेडिसिन काफी बार इंडिकेटेड देखी गई है। अगेन स्टिल फ्रेश केस टेकिंग कैन ऑलवेज गेट अ राइट एंड बेस्ट रेमेडी फॉर योर पेशेंट। और ये कशिंग सिंड्रोम है जो देख लीजिए। So according to Dr. Kent's repertory, few important endocrine disorders with their therapeutics are गोइटर में कैलकेरिया का स्पॉन्जिया, एक्सोथेल्मिक गोइटर में हाइओडियम, गोइटर पेनफुल हाइओडियम। अगर आपकी हाइट बच्चे की नहीं बढ़ रही है या किसी की छोटी है हाइट, तो ड्वार्फिशनेस अगर आपको दिख रही है तो उसमें इंडिकेटेड मेडिसिन है। अगर ग्लैंडुलर डिस्फंक्शन है तो बराइटा कार्ब, कैलकेरिया फॉस, सल्फर। एडिसन डिजीज है तो कैलकेरिया कार्ब, आयोडियम, नेट्रम म्यूर, फॉस्फोरस एंड सिलिशिया। और डायबिटीज मेलाइटस है तो बोविस्टा, हेलोनियस, लाइकोपोडियम, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस, प्लम्बम मेट, टेरेंटुला और यूरेनियम। डायबिटीज इंसिपिडिस का है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बड़ी होती है, पर्टिकुलरली अगर आप ब्लड टेस्ट में देखते हो, तो आर्निका एंड कॉल्चिकम। ओवेरियन सिस्ट है जहाँ पे फीमेल्स में ट्यूमर्स है ओवरीज में, तो एपिस, लैकेसिस एंड लाइकोपोडियम। मतलब ये प्राइम रेमेडीज है जो आती मोस्टली इंडिकेटेड रहती हैं। और जब देयर इज फॉर श्योर ग्लैंडुलर डिस्फंक्शन, एंडोक्राइनल डिस्फंक्शन, तो एपिस, लैकेसिस एंड लाइकोपोडियम। ओबेसिटी का केस है तो कैलकेरिया, कैप्सिकम, पेरमेट एंड ग्रिफाइटिस। These are the indicated remedies according to Kent. Homeopathy acts in inner portion of human being and correlate the body and mind in endocrine disorders. Homeopathic medicine acts to stimulate the gland when there is deficient secretion and where secretion is much then resisted. जहाँ पे कमी है वहां पे जहाँ सिक्रीशन नहीं हो रहा, वो स्टिमुलेट करता है ग्लैंड को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। जहाँ सिक्रीशन नहीं हो रहा वहाँ सिक्रीशन नॉर्मल हो जाए, जहाँ बहुत ज्यादा सिक्रीशन है वहाँ वो बैलेंस हो जाए, कम हो जाए। Endocrinal disorder is basically hereditary or constitutional defect. In such cases, homeopathic medicine acts smoothly, and selection of medicine depend on the totality of an individual. Miasmatic background also be the cause of these type of disorders. So anti-miasmatic treatment is much helpful, and it acts as a preventive as well as curative purpose. तो माइजम को जानना बहुत जरूरी है, माइजम को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप पेशेंट के माइजम को समझ गए और आपने उसको एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट दे दिया है तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। और आगे के लिए भी मतलब कि उसकी जो लाइफ है उसमें उसकी इम्यूनिटी जो है ऐसी डिजीज के लिए बेटर हो जाती है। होम्योपैथिक दवाइयों के साथ ये बहुत जरूरी है कि पेशेंट जो है सही डाइट खाएं,
उसको डाइटिशियन से या किसी प्रॉपर डाइटिशियन से उसको डाइट लेके अच्छे से खाए अपनी बॉडी के हिसाब से, तो आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट बेटर होता है। फिजिकल एक्सरसाइज विच हेल्प्स टू रिमूव द डिफ्लेक्टेड करंट, और एक्सरसाइज भी जरूरी है। मास्टर सैमुअल हैनमैन हैज कोटेड, what action is exerted on the skin by certain diseases of glands with an internal secretion? Thyroid gland, ovaries, testicles, suprarenal capsules, pituitary gland must remain reserved for future research. कि आप ये जो जितने ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, थायराइड है, ओवरी है, टेस्टिकल है, सुप्रारीनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इनके फंक्शन डिसफंक्शन की वजह से हमारे स्किन के ऊपर बहुत सारे इरप्शंस और चेंजेस आते हैं, जो कि हमें अपना पहचानने आने चाहिए। एंड और जो एक रिसर्च का विषय भी है आगे के लिए, कि हम बेटर अपनी बॉडी को समझ सकें। हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं, हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हमारे चलाते हैं, और हमारे इसीलिए हमारे जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स क्या है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? पहले भूख कैसी लगती है, पानी की प्यास कैसी लगती है, पसीना कैसे आता है, आपको सर्दी ज्यादा लगती है कम लगती है, आपका थर्मल रिएक्शन, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है टू अंडरस्टैंड। क्योंकि देखो, अगर थायराइड है पेशेंट को, कुछ चिली पेशेंट्स हो जाते हैं, कभी हम हॉट हो जाते हैं हमारे हार्मोन के हिसाब से, तो ये थर्मल रिएक्शन जानना, भूख प्यास जानना, किस जगह पे पसीना सबसे ज्यादा रहता है, या बिना किसी गर्मी के भी आ जाता है, या जरा सी प्रॉब्लम से आ जाता है, ये पता करना, लेटरिन कैसी आती है, यूरिन कितनी बार जाता है, ये सारी चीजें हमारे हार्मोन्स कंट्रोल करती है। कौन सी सिचुएशंस आपको एक्साइट कर देती है, कौन सी सिचुएशन आप काम रहते हो, आपका मेंटल्स क्या है, आप इरिटेबल हो बैलेंस्ड हो, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है जानने के लिए कि हम पेशेंट को क्या मेडिसिन दें। क्योंकि जब हम होम्योपैथिक दवाई की भी प्रूविंग करते हैं, तो पेशेंट को जो मेडिसिन देते हैं डायनेमिक फॉर्म में प्रूव करने के लिए भी देते हैं, तो सबसे पहले सिम्टम्स जो है हमारे जो है हार्मोन्स की वजह से हमारे ग्लैंड में इस तरीके के प्रूविंग के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हम नोट करते हैं, और जो हमारे मेन सिम्टम्स होते हैं पेशेंट में वैसे ही अगर हमें मिलते हैं, तो हम अपनी मेडिसिन जो है मैच कर पाते हैं। थैंक यू। दिस वाज ऑल अबाउट एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। और इसमें कोई अगर अपना केस शेयर करना चाहे, कोई बात पूछना चाहे तो। अब मैं जैसे इसमें एक एग्जांपल दूंगी। मेरे पास एक पेशेंट थे, उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी बहुत टाइम से, और मतलब 500-600 रहती थी, HbA1c 10 रहता था उनका। तो बहुत मेडिसिन करी, उनको कार्बंकल की भी प्रॉब्लम हुई थी, तो ट्रीटमेंट उनका होम्योपैथिक का चल रहा था, लेकिन हम आके ये अटक गए थे। सब कुछ बेटर हो गया था बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देने के बाद भी, कि उनकी जो शुगर है वो पीपी की शुगर जो है वो 300 आ जाती थी, कभी कभी 250 आ जाती थी। तो बोला सैर करो, इतना सैर करने लगे कि एक दिन जाके भाई चेस्ट में पेन हो गया। तो मतलब वो एक लिमिट थी, उनकी एज है 70। लेकिन हमने क्या किया कि उनकी डाइट के बारे में जब देखा, तो जो मुझे लग रहा था कि उनकी डाइट सही नहीं है, तो हमने उनकी डाइट बैठ के डिसाइड करी। तो वी स्टॉप्ड व्हीट, आटा उनका बंद किया, आटे की रोटियां बंद करी, एक दिन रागी रखा, एक दिन ज्वार रखा। व्हीट वाज गिवन वंस अ डे, और खाना जो प्रॉपर अनाज वाला खाना है वो उनके लिए उनकी एज में, मतलब कि एक बार वो खाना खाएंगे तो वो अनाज जो है मिक्स अनाज होगा, व्हीट नहीं होगा। व्हीट को टोटली रेडिकेट कर दिया, ड्राई फ्रूट का नाश्ता कुछ कर दिया, फ्रूट्स का कर दिया, और क्या कहते हैं फ्रूट्स का और सैलेड कर दिया। इस तरीके से बनाया फिलिंग वाला, कि अब उनकी जो शुगर है वो उस चीज से, डायबिटीज उनकी बहुत अच्छे से कंट्रोल है। और बहुत सारी ऐसे उनकी नमनेस के टिप्स ऑफ फिंगर्स में और पैर के उसमें, वो भी डाइट चेंज करने से बेटर हो गई है। मतलब कि बीइंग लिविंग इन अ सिटी जहाँ वो सिर्फ घर में ही चलते हैं और गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं दुकान तक और वहां से वापस आते हैं, उनको इतना वीट चाहिए ही नहीं था। उनकी जो डाइट थी, हालांकि अपनी तरफ से वो कम थी पहले से, लेकिन वही उनके लिए ओवरलोड थी। जब उन्होंने उसमें वेरिएशन किया, तो उनकी जो शुगर है वो बिल्कुल कम हो गई, उनका पूरा एज अ पर्सन, एज एनर्जी, सब कुछ चेंज हो गया। तो वो ये डाइट मैनेजमेंट, और आजकल जितने ये अभी मेरे पास एक लड़की आई, शी इज 13 ईयर्स ओल्ड, और उसका क्या है, वो कह रहे कि डॉक्टर साहब ये तो वैसे बड़ी अच्छी लड़की थी, जब से 13 साल की हुई है ना, ऐसे पागलों जैसे मुंह बनाती है, जीभ मुंह खोल के ना ऐसे मुंह लटका के जीभ बाहर करके बैठ जाएगी, पढ़ रही होगी। तो इसका ना ये पता नहीं कैसे मुंह बनाती है, हम उसको डांट डांट के बुरा हाल कर दिया है। तो उसके बाद ये सामने से लड़ती है कि ऐसे करते हो आप।
तो उसकी बोन्स भी ना टांगों की क्या है वो हिप एरिया से वाइड हो गई थी, नीचे से पतली हो गई थी, और एक पैर जो है आउटसाइड टर्न कर गया था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ डाइट जो है ना, उसकी बॉडी जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस में चली गई थी, स्किन उसकी डार्क हो गई थी, और एंड सिम्टम्स ऑफ इडियोसी वाज कमिंग ऑन हर फेस, और वो बड़ी इरिटेबल और रिबेलियस हो रही थी, नींद बहुत ज्यादा आ रही थी। उसका भी हमने डाइट से मैनेज किया, और प्लस अब क्या था, जो उसके अंदर रिएक्शंस आ रहे थे वो ये ऐसे कि जो डाइट की वजह से उसकी बॉडी में इम्बैलेंस आ रहा था, उसकी वजह से पेरेंट्स उसको मेंटली, जो उसको डांट रहे थे, उससे मेंटली रिएक्शन उसको और खराब कर रहा था, डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी आ रही थी। तो कैफे से गए थे हमने उसको दिया, बिकॉज शी वाज फीलिंग इंसल्टेड द वे पेरेंट्स उसको देख के पसंद नहीं कर रहे थे कि यार देखने में किसी पागल सी लग रही है ये। तो उसको एक बारी ब्राइटा स्टैफ की सारी मेडिसिन हमने यूज करी, जिससे कि वो मेंटली तो हमें अंडरस्टैंड कर रही थी, लेकिन उसको हमें डाइट देके, जब डाइट दी और उसको एक्सरसाइज दी, तो ही जाके वो कंप्लीटली बेटर हुई। और दिस इज द केस विद सो मेनी पीपल ग्रोइंग अप। 12 साल के बच्चे हैं, इतनी पढ़ाई हो जाती है, घर में आप उनको बांध देते हो, उनकी बोन्स वीक हो जाती हैं। बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि बोन्स के लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। दूध की चीजें खाने से जो है हड्डियां और पतली हो जाती है, और कई बार क्या होता है सिर्फ दूध ही पी रहे होते हैं, दूध, पनीर, मेयोनीज, चीज खा रहे होते हैं बच्चे। तो उनकी डाइट आप ठीक करोगे जब, कि कितना इनका वर्कआउट का है उतना इनको वीट दो, इतना इतना ब्रेड खाते हैं, बटर लेते हैं, इतना इतना पास्ता खिला रहे हो, सारी यूजलेस कूड़ा हम अपने बच्चों को खिला देते हैं कि न्यूट्रिशन जाता नहीं है, तो उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, बोन्स उनकी वीक और कर्व हो जाती है। और मतलब कि एक्सटर्नल फुट रोटेशन भी अगर समझ लो कि किसी का वेट गेन की वजह से है, और आप उसको जब वेट लॉस कराते हो तो वो सही हो जाता है, तो कितनी बड़ी चीज है कि हमें मैनेजमेंट करना जरूरी है। आजकल के टाइम पे तो जितने भी एंडोक्रिनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, या तो वो मेंटल ट्रॉमा की वजह से हैं, अगर वो बहुत यंग एज में है, और अगर वो सडनली 14-15 की एज में, 13-14 की एज में आना शुरू होते हैं, तो ये जो हमारी अनकंट्रोलेबल शुगर की डाइट है ना, भर भर के खाना और फिर पेपर देने हैं, तो ये इन सब का मिक्स मैच है। तो आपको इसके मैनेजमेंट आना बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिसिन के साथ। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। और किसी ने कुछ कहना हो तो प्लीज बताइए। वैसे बहुत वास्ट टॉपिक है, अगर अपने अपने मिले तो। थैंक यू। मिनी जी, आप अपना थोड़ा सा पीपीटी को हटा लीजिए। अच्छा, ठीक। मिनी जी, अपना हाँ पीपीटी जी, को हटा लीजिए। हटा लिया सर ने, स्टॉप कर दिया स्क्रीन शेयर। हाँ, ठीक है। सेशन बहुत अच्छा है, और मैं चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ कोई क्वेश्चंस है कि नहीं। नहीं। नहीं, इसमें नहीं है कोई सवाल। आपने इंडोक्राइन ग्लैंड जो है, ग्लैंड्स जब भी कहते हैं तो हार्मोन से ही हम लोग होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं हार्मोन को मैं कहता हूँ मीडिएटर, मीडिएटर बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी, है ना, मीडिएटर दोनों के बीच में। अगर आपका एक एरिया खराब है तो दूसरा एरिया गड़बड़ होता है। आपने शुरू में बहुत अच्छा इस बात को जिक्र किया है। इसीलिए आज जितने भी बीमारी हैं हो रहे हैं, है ना, उसको हम लोग देख रहे हैं कि ये सारे बीमारी का जो जड़ है वो एक मूलतः आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का है। और आजकल थायराइड का, हाइपरथायराइडिज्म, थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, इस तरह के काफी, मैंने हम तो हर एक अल्टरनेट, खास करके फीमेल में मैं देख रहा हूँ कि हर एक अल्टरनेट पेशेंट हमारे पास में कोई ना कोई थायराइड का समस्या को लेकर के आ रहा है ना। तो ये सब चीज को बहुत ही गंभीरता से हम लोगों को देखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है हम लोग के लिए बहुत अच्छा आई ओपनर है, और आपने ये सब्जेक्ट भी चुना है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। और इस पर बहुत ही स्कोप जो है एलोपैथी में, दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसके स्कोप आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन होम्योपैथी में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। मैं तो देख रहा हूँ कि हम लोग का जो पेशेंट का रिस्पॉन्स है ट्रीटमेंट के बाद, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के द्वारा, हाँ, इसके लिए आपको पेशेंट का सेंसेशन लेवल, उसका मेंटल फीचर्स और उसका ड्रीम्स वगैरह सारे चीज को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा।
क्योंकि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि साइलेंट किलर क्या है आपके बॉडी में। साइलेंट किलर है जो आप भीतर ही भीतर अपने आप को खा रहे हो, आपका सेंसेशन क्या है, आप अपने आप को कैसे देख रहे हो, ये सब चीज को अगर गहराई से हम लोग देखेंगे तो हमको लगता है कि हम लोग इसमें बहुत अच्छा से, और मैं देख रहा हूँ कि हर एक जो थायराइड के है और ये हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड से संबंधित जितने भी बीमारी हैं सबको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं अपने होम्योपैथिक। थोड़ा सा पेशेंट के साथ में केस टेकिंग को बड़ा डिटेल्स रूप में करने का सर हर हार्मोन के पीछे, हर हार्मोन इम्बैलेंस के पीछे एक इमोशन है। जैसे जो लेडीज का थायराइड का है, उसके पीछे इमोशन है कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझसे हो नहीं पाएगा, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ। तो वो ये मैसेज भेजती है बॉडी में कि वी आर नॉट गुड इनफ टू कैरी दिस। प्रेगनेंसी हो तो प्रेगनेंसी में सोच लेती है, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो हेल्प करता है आपको नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। और जहाँ पे, और मैंने देखा है सर यहाँ पे बहुत लोग कॉफी बहुत अब्यूज करते हैं। कॉफी अब्यूज करने से सर एड्रीनल ग्लैंड की बहुत फाइट और फ्राइट की बिना वजह की ना एक्स्ट्रा फ्लाइट लेने के लिए बहुत ज्यादा ब्लैक कॉफी लेके जिम वगैरह जाने से बहुत सारे ये भी जो है ना मतलब डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, ग्लैंडुलर डिजीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। और सर लिवर के भी जो लोग बहुत ज्यादा ग्रीडी रहते हैं या बहुत ज्यादा कंजूस हो जाते हैं, ओवर जो ज्यादा बहुत कंजूस हो जाते हैं, कंजूसी रहती है तो पेप्टिक अल्सर्स उनको काफी ज्यादा होने लग जाते हैं बहुत ज्यादा लेकर के। और जो काफी ग्रीडी रहते हैं, बहुत ज्यादा ओवर और भी लेना है और भी चाहिए, तो ये सारे इमोशंस भी पेशेंट के बैलेंस हो अगर हम कर पाए तो भी हमें हेल्प मिलती है मैनेज करने के लिए। और हेट्रेड करना है तो अमोनिया अगर आप लोगे तो अमोनियम ब्रोमाइड है जैसे, तो हेट्रेड अपनी फैमिली में ही इनको कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहीं से ही बहुत सारे ऐसे ट्रबल शुरू होते हैं हॉर्मोन्स के कि हम जब हर्ट हो जाते हैं हॉर्मोन्स, कोई भी इमोशनल जो बैकग्राउंड है पेशेंट का चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपकी केस टेकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, कनेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए पेशेंट के साथ। ये मैंने देखा है सर, आप सही कह रहे हैं। अच्छा आपने बताया। और इमोशंस का जो रोल है, इमोशंस का टाइप तो आप हम लोग देख ही रहे हैं। एक सवाल डॉक्टर तरवेज जी का था कि केस टेकिंग पर चर्चा करें। केस टेकिंग पर चर्चा करना मैं समझता हूँ कि एक अलग सेशन का जरूरत पड़ेगा, है ना, डिटेल्ड केस टेकिंग के लिए। जहाँ तक एंडोक्राइन ग्लैंड्स के केस टेकिंग के लिए है तो उसमें मेंटल और फिजिकल दोनों को तो एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा, खास करके बैकग्राउंड हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सारा सोशल सेटअप जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। तो इसको है, इसलिए केस टेकिंग पर हम लोग समय समय पर एक सेशन किया करते हैं, होता रहता है हम लोग का सेशन समय समय पर। तो उसमें हम लोग आप पाएंगे कि कई एक लोग आते हैं, जैसे अभी भी एक सेशन होने वाला है इंग्लिश सेशन में, केस टेकिंग विदाउट कन्वर्सेशन, बिना बातचीत किए हुए। तो अलग अलग तरीके से इसको कर सकते हैं। तो मिनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मीटिंग में आज भाग लिए। हम लोगों का समय पूरा हो गया है। हम लोग अब फिर आप अगले मीटिंग के लिए हम लोग को समय मैं आपसे ले लूंगा और एक विषय आप तैयार रखिएगा। हम लोग आपका लेक्चर हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, साल में आप हम लोग को बहुत कोऑपरेट करती आई हैं। तो आपका ब्लेसिंग्स एंड ऑल द गुड विशेस फॉर योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। Now the session is handed over to Dr. Anjani. You are here? Yes, sir. Yes. And your speaker, Dr. Pachkaukar, has also joined now. He is there now. Yeah. You can start your session, huh? Okay, sir. Okay.